हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर उपस्थित हुआ हूँ 11th क्लास केमिस्ट्री। उस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 6 उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित। देखिए, उष्मागतिकी के बारे में अपनी चर्चा चल रही है विभिन्न प्रकार की एंथैल्पी परिवर्तन से संबंधित, और इन एंथैल्पी परिवर्तन के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं बहुत सारी प्रकार की परिभाषाओं से संबंधित, और उनमें अगली परिभाषा है आपकी उदासीनीकरण एंथैल्पी। तो क्या होती है उदासीनीकरण एंथैल्पी, इसके बारे में चर्चा करें तो बहुत सिंपल सी बात आपको पता होना चाहिए। उदासीनीकरण एंथैल्पी मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया में हुई एंथैल्पी परिवर्तन को क्या बोला जाएगा? उदासीनीकरण एंथैल्पी कहते हैं। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया होती कहाँ पर है? तो आपको पता है जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो उदासीन होकर क्या बनाता है? लवण व जल बनाता है। इसे क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये तो आप लोग जानते हैं। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर कि परिभाषा कैसे देंगे। तो देखो, उदासीनीकरण एंथैल्पी की परिभाषा होती है 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल की क्रिया जब 1 ग्राम तुल्यांक क्षार से की जाती है तो लवण व जल का निर्माण होता है। इसे बोलते हैं क्या? उदासीनीकरण एंथैल्पी। तो ये इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको अपन। 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को 1 ग्राम तुल्यांक 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल को 1 ग्राम तुल्यांक क्षार से उदासीन करने पर 1 ग्राम तुल्यांक क्षार से उदासीन करने पर हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उदासीनीकरण एंथैल्पी कहते हैं। उदासीनीकरण एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है भाई, तो परिभाषा वही है जो आप लोग पढ़ते हुए आए हैं कि अम्ल क्षार से क्रिया करके उदासीन हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पर है, बस एक वर्ड यहाँ पर लगा दिया है, मात्रा इनकी, यानी 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल की क्रिया जब 1 ग्राम तुल्यांक क्षार से की जाती है तो उदासीन होकर लवण जल का निर्माण होगा। और इस अभिक्रिया को अपन क्या बोलेंगे? इस अभिक्रिया में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है ना? तो बस इतना सा यहाँ पर अंतर है। ठीक है, अब उदाहरण ले लेते हैं। तो भाई उदाहरण के रूप में आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि HNO3 ये नाइट्रिक अम्ल है। HNO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल इसको अपन कहते हैं। इस नाइट्रिक अम्ल की क्रिया अपन ने करा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से। NaOH कौन है? ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। तो अपन ने क्या करा दी भाई? 1 मोल या 1 ग्राम तुल्यांक नाइट्रिक अम्ल की क्रिया 1 ग्राम तुल्यांक किससे करा दी? क्षार से क्रिया करा दी। तो अम्ल जब क्षार से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। लवण यहाँ पर बनता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, और साथ में जल का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। तो ये क्या बना है? सोडियम नाइट्रेट लवण का निर्माण यहाँ पर हुआ है, साथ में क्या बना है? जल बना है। अब इस प्रकार से अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करता है, तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे बोला जाएगा उदासीनीकरण एंथैल्पी। अब इस उदासीनीकरण एंथैल्पी को प्रदर्शित किससे करेंगे? तो इसको प्रदर्शित करते हैं डेल्टा H स्टैंडर्ड न्यूट्रलाइजेशन, और इसका मान होता है -57.28 किलो जूल
प्रति मोल। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, मान होता है। ठीक है, चलो, तो ये होगी अपनी उदासीनीकरण एंथैल्पी की परिभाषा और उदाहरण। ठीक है, इसके बाद अगली परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो देखो, अगली परिभाषा आती है प्रावस्था संकरण एंथैल्पी। प्रावस्था संक्रमण एंथैल्पी। ठीक है, अब देखो ये क्या होती है, प्रावस्था संक्रमण एंथैल्पी क्या होती है। तो भाई देखो, बहुत सिंपल सी बात है। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा अपर रूप, है ना। क्या सुना होगा आप लोगों ने, अपर रूप नाम सुना होगा। जैसे कि कार्बन के अपर रूप होते हैं, है ना, होते हैं ना कार्बन के अपर रूप, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है ना, ये अपर रूप आप लोगों ने सुने होंगे। ऐसे ही अन्य तत्व भी अपर रूप प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आपका सल्फर होता है ना, सल्फर के अपर रूप होते हैं एकंताक्ष सल्फर, विषम लंबाक्ष सल्फर। तो इस प्रकार से जो ये अपर रूप होते हैं ना, ये एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। अपर रूप क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में परिवर्तित। जैसे होता है ना कि आपका जो ग्रेफाइट होता है उसी से हीरा बन जाता है ना। तो ये अपर रूप एक दूसरे में क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। तो इनका जो ये परिवर्तन होता है ना, उस समय जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे क्या बोला जाएगा, प्रावस्था संक्रमण एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है भाई, तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि जब पदार्थ का एक अपर रूप, जब पदार्थ का एक अपर रूप, पदार्थ का एक अपर रूप दूसरे अपर रूप में परिवर्तित होता है, दूसरे अपर रूप में परिवर्तित होता है, तो इस समय हुए एंथैल्पी परिवर्तन को, इस समय हुए एंथैल्पी परिवर्तन को प्रावस्था संक्रमण एंथैल्पी कहते हैं। प्रावस्था संक्रमण एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण यहाँ पर ले लेते हैं। तो देखो भाई, उदाहरण दिया हुआ है, जैसे सल्फर है और सल्फर का अपर रूप है एकंताक्ष सल्फर। कौन सा सल्फर है, एकंताक्ष सल्फर है। अब देखो भाई, ये जो एकंताक्ष सल्फर है ना, इसको परिवर्तित करना है अपन को दूसरे अपर रूप, और वो दूसरा अपर रूप कौन सा होता है, तो वो भी मैं आपको बता दूं, ये होता है विषम लंबाक्ष। क्या होता है, विषम लंबाक्ष सल्फर होता है। ठीक है, तो इस विषम लंबाक्ष सल्फर में इसको परिवर्तित किया गया। तो भाई एकंताक्ष सल्फर को जब विषम लंबाक्ष सल्फर में परिवर्तित किया जाता है, तो यहाँ पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसको बोलेंगे डेल्टा एच स्टैंडर्ड पीटी। अब ये पीटी क्यों लिखा अपन ने, तो पी का मतलब होता है फेज और टी का मतलब होता है ट्रांजिशन, यानी कि फेज ट्रांजिशन एंथैल्पी है ये, है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं डेल्टा एच पीटी। और इसका मान होता है प्लस के 2.5 किलो जूल प्रति मोल। ठीक है ना, तो ये इसका मान होता है। तो ये था प्रावस्था संक्रमण एंथैल्पी। अब बात करेंगे अपन अगली एंथैल्पी के बारे में, और वो होती है गलन की एंथैल्पी। गलन की एंथैल्पी। अब गलन की एंथैल्पी के बारे में बात करें तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है भाई। गलन तो आप लोग समझते हैं ना, कोई भी एक ठोस पदार्थ के गलकर द्रव में बदल जाना, है ना भाई। गलना तो आप लोग समझते हैं ना, बर्फ गलकर क्या बना लेती है, जल बना लेती है। ठीक है ना, बर्फ पिघल कर क्या बना लेती है, जल बना लेती है। तो उसको क्या बोलते हैं, गलना बोलते हैं, है ना। तो इसमें परिभाषा क्या हो जाएगी कि एक ठोस पदार्थ के पिघलकर द्रव में बदलने पर जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे क्या बोलेंगे, गलन की एंथैल्पी अपन कहते हैं। ठीक है भाई, चलो तो क्या बोलेंगे, एक मोल ठोस पदार्थ के द्रव अवस्था में, एक
मोल, 1 मोल ठोस पदार्थ, 1 मोल ठोस पदार्थ के द्रव अवस्था में बदलने पर हुए एंथैल्पी परिवर्तन को गलन की एंथैल्पी कहते हैं। गलन की एंथैल्पी कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई इसको? गलन की एंथैल्पी इसको कहते हैं। जैसे कि अपन लिख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में कि ये लो आपका H2O है सॉलिड H2O मतलब क्या है? यहाँ पर बर्फ है, ठीक है ना। ये बदलेगा किस में? H2O लिक्विड में। लिक्विड मतलब क्या है? यहाँ पर जल है। तो जब ये यहाँ पर परिवर्तित होता है तो इस समय जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसको बोलते हैं अपन डेल्टा H स्टैंडर्ड फ्यूजन, ठीक है, FUS है ना। गलन की एंथैल्पी उसको कहते हैं। और यहाँ पर परिवर्तन कितना होता है? तो 6 किलो जूल प्रति मोल का परिवर्तन होता है भाई, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या है? गलन की एंथैल्पी है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। अगली परिभाषा क्या आती है भाई? ठीक है, तो अगली परिभाषा यहाँ पर आती है वाष्पीकरण की एंथैल्पी। अगली परिभाषा की अपन बात करें तो वो अपने सामने आती है वाष्पन की एंथैल्पी, ठीक है भाई। अब देखो 11वें नंबर की परिभाषा है वाष्पीकरण एंथैल्पी या वाष्पन की एंथैल्पी, बात एक ही है। एंथैल्पी, अब देखो वाष्पीकरण का मतलब समझते हो ना आप लोग? द्रव का वाष्प में बदलना, यानी जल का वाष्प में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। और उस समय जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे क्या बोला जाएगा? वाष्पीकरण एंथैल्पी कहेंगे। तो परिभाषाएं बहुत सिंपल सी है भाई। क्या बोलेंगे अपन? 1 मोल द्रव पदार्थ के वाष्प में परिवर्तित होने पर द्रव पदार्थ के वाष्प में परिवर्तित होने पर हुए एंथैल्पी परिवर्तन को वाष्पीकरण एंथैल्पी कहते हैं। वाष्पीकरण एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है भाई। तो 1 मोल द्रव पदार्थ के वाष्प में परिवर्तित होने पर हुए एंथैल्पी परिवर्तन को वाष्पीकरण एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। तो एग्जाम्पल क्या होगा? ये लो अपन ने क्या ले लिया? 1 मोल जो है वो जल ले लिया, ठीक है। इस जल को परिवर्तित करना है H2O गैस में। गैस तो आप लोग जानते हैं जलवाष्प होती है, ठीक है। तो जब अपन ने इसको जलवाष्प में परिवर्तित कर दिया तो जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा, ठीक है, और उसको क्या बोलेंगे अपन? डेल्टा H स्टैंडर्ड वेपोराइजेशन मतलब VAP, ठीक है। डेल्टा H स्टैंडर्ड VAP बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का 40.96 किलो जूल प्रति मोल, ठीक है। 40.9, अच्छा थोड़ा सा चेंज कर लेना इसको भाई, 79 है ना, 40.79 किलो जूल प्रति मोल होता है,
ठीक है भाई। तो ये कौन है, वाष्पीकरण की एंथैल्पी। और एंथैल्पियों के अंदर लास्ट परिभाषा आपकी आती है और वो है ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी। ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी। ठीक है भाई, अब सुनो ध्यान से। ऊर्ध्वपातन का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना, या गैस का बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और उस समय जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगी परिभाषा, 1 मोल ठोस को 1 मोल ठोस पदार्थ को 1 मोल ठोस पदार्थ को सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित करने पर, सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित करने पर हुए एंथैल्पी परिवर्तन को, हुए एंथैल्पी परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी कहते हैं। ऊर्ध्वपातन की एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है भाई, और एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए आयोडीन जो है वो क्या होता है, ऊर्ध्वपातक पदार्थ होता है। ये आयोडीन ठोस अवस्था में है, इसको बदलना है सीधे किसमें, आयोडीन गैस अवस्था में परिवर्तित करना है। तो इस समय जो भी एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसको बोलते हैं डेल्टा एच स्टैंडर्ड सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन मतलब सब्लिमेशन होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा एच स्टैंडर्ड सब्लिमेशन कहेंगे। और यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन होता है 62.4 किलो जूल प्रति मोल। तो इस प्रकार से ये थी अपनी विभिन्न प्रकार की एंथैल्पी परिवर्तन, जिनके बारे में आज अपनी चर्चा पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। 12 प्रकार की परिभाषाएं मैंने आपको बताई है, इनमें से केवल आप लोगों से परिभाषा पूछी जाएगी, तो आप लोग डायरेक्ट परिभाषा आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है ना भाई, तो यहाँ तक की चीज़ें आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और भी महत्वपूर्ण टॉपिक इस अध्याय के अंदर बचते हैं, उनको अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।